Yeah. Namaskar and welcome to episode 2 of Artists Khabre Azam. In this episode, we have a noted sitar artist from Pune, Vidushi Jaya Jog. She is a recipient of Pushpalata Ranade Award, and she is a disciple of the reputed sitarist Ustad Usman Khan of the Beenkar Gharana, one of the oldest sitar lineages in India. And she is a classical composer, published author, and a celebrated guru with credible performances in around the world across Italy, France, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, South Korea, and US. And also we have our guest artist Dhanya Santosh from Thane, Maharashtra. She is a Carnatic vocal classical artist performing at prestigious stage shows across Thane, Maharashtra. She has been honored with the Voice of Maharashtra Award for 2 consecutive years. And also my co-host, I welcome him, Sangeet Visharad Abhishek Singh Chauhan. एंड टुडेज फर्स्ट न्यूज, आज की पहली खबर जिसको लेके हम शुरू करेंगे। पहले तो सबसे पहली बात, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल 108 आर्टिस्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड अदर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स for the Sangeet Natak Academy Awards, Academy Puraskar for the years 24-25 announced this month, and we have shared the link of the full awardees in the description. तो इस महीने हम एजुकेशन के ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, और उसके ऊपर एक बड़ी न्यूज आई है इस हफ्ते कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, उन्होंने 2 डिग्री प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन थिएटर एंड 2 year मास्टर ऑफ प्रोग्रामिंग आर्ट्स इन थिएटर. इट इज इंडियाज फर्स्ट एआई इंटीग्रेटेड design university since 2019. So because India's media and entertainment industry is projected to approach 3 lakh crore rupees by 2027, driven by the sustained growth in digital content, OTT platforms, immersive experiences, live entertainment, cultural tourism, museums, and digital storytelling, the creative economy expands and the demand for professionally trained performance practitioners continues to grow. जया मैम, मेरा पहला सवाल आपसे है कि सो बेसिकली यू आर अ गुरु एंड यू हैव आल्सो, सो व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग सितार म्यूजिक, जब आपने शुरू किया, मुझे पता है आप पहले जहाँ सीखने गए थे वहां पे आपने नोटिस किया कि आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, फिर आपने देखा अपनी आपकी जो फ्रेंड है वो किसी और गुरु के पास गई हैं और वहां पे 1 साल बाद से शी वाज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, तो उससे आपको इंस्पिरेशन मिला एंड देन यू आल्सो वेंट टू उस्ताद उस्मान खान and then you started your talim and you made significant progress. So what do you think makes a great guru? ओके ओके सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कि मुझे ये अवसर मिला आपके साथ बात करने का और मेरे जो विचार है वो सबके साथ शेयर करने का. सो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ. और अच्छे गुरु, ये एक बात समझना चाहिए, संगीत सिखाना और सिखाना बहुत फर्क है. एकेडमिक्स में तो उसका टाइम टेबल फिक्स रहता है कि एक महीने में इतना सिखाना है, 2 महीने में इतना, फिर टर्मिनल्स में कि इसके पहले इतना इतना पोर्शन कंप्लीट करना है. वैसे संगीत में नहीं किया जा सकता क्योंकि हर एक की एबिलिटी अलग अलग होती है. कोई सुर में पक्का होता है, कोई किसी के लिए लय का बहुत मुश्किल जाता है उसको. और वैसे भी दूसरा एक महत्वपूर्ण ये बात है कि जैसा इमोशनल क्वोशंट होता है, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट होता है, वैसा म्यूजिकल क्वोशंट भी होता है. अगर चाहे जितना भी सीखा हुआ या बहुत बुद्धिमान पर्सन हो, लेकिन उसका म्यूजिकल क्वोशंट बहुत कम हो सकता है, उसे ठीक तरह से आरती की ताली भी नहीं बजानी आ सकती. तो ये सब समझ के स्टूडेंट को अपने सामने जो बैठा है उसको सिखाने के लिए मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे तुम उसकी लेवल पे जाना चाहिए तुम्हें, तो तुम शुरू से शुरुआत करके उसे ऊपर उठा सकती हो. तुम्हें उसके लेवल तक जाना चाहिए. और जस्ट इमेजिन कि आप उनके जैसे तुम उस स्टेज में थी तब आप कैसे फील करती थी, कैसे महसूस करती थी. ये सब आपको रिमेम्बर करके, आपको याद करके उसी तरह से उसको ट्रीट करना चाहिए उसे. और फिर इमोशनल लेवल्स भी हर एक के अलग होते हैं. कोई बहुत नर्वस टेम्परमेंट का होता है, कोई जितना भी चाहे गलतियां करे वो आराम से रहता है, हंसते रहता है. तो ऐसे टेम्परामेंट पहचान के, उसकी एबिलिटी को जान के
फिर जो उसे हल्के हल्के सिखाए एक ऑप्टिमम लेवल तक ले जाने के लिए, तो एक गुरु का पहले तो ये उसको बहुत पेशेंस होना चाहिए। पहली बात पेशेंस, बहुत सारा पेशेंस, और बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। जो भी अगर गलतियां भी करे, नर्वस टेम्परामेंट का हो, तो उसे एकदम से अगर आप चिल्लाने लगो तो और नर्वस हो सकता है। इसलिए उसे धीरे धीरे समझा के, उसके प्लस पॉइंट्स पहले बता के, फिर उसके माइनस पॉइंट पर वर्क करना चाहिए। सो अ गुरु हैज टू बी अ वेरी फाइन साइकियाट्रिस्ट. He has to understand what the student requires most, and then he should be able to treat. Yeah, perfect. And also yes, and also the way I see your the system of nurturing your community as a guru, you have a legacy and you have built your legacy. You have published books, and you are not just limited to teaching your students, but you are also like contributing towards the enriching the community. You compose your music and you release your own work commercially, and you perform, of course. So I believe that is also a great talent and also salient quality of a great guru, I believe. If trained Hindustani classical singers want to expand their horizons and learn the nuances of Carnatic classical music, what are the basic lessons they must learn to include the elements of Carnatic music in their performances? That's a very good question. सबसे पहले मैं आर्टिस्ट खबरें आजम के ऑर्गेनाइजर्स रेशमा और अभिषेक को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, और मेरे लिए सच में बहुत ऑनर की बात है और बहुत खुशी है कि मुझे विदुषी जया जोगी जैसे इतनी अनुभवी और सम्मानित कलाकार के साथ इस मंच को शेयर करने का मौका मिला। मैं उनसे भी आज बहुत कुछ सीखने की उम्मीद रखती हूँ, और जो थोड़ा बहुत मैंने अपनी म्यूजिक और कॉर्पोरेट जर्नी से सीखा है वही आज सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। सो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरे हिसाब से सबसे पहले लर्नर बनना बहुत जरूरी है। सो चाहे हम कितना भी सीख चुके हो, जब हमें किसी नए स्टाइल को सीखना है तो हमें फिर से स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक दोनों ही हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बहुत रिच पिलर्स है। दे आर आवर ट्रेडिशंस। दोनों की अपनी खूबसूरती है, दोनों का अप्रोच अलग है। इसलिए शॉर्टकट लेने के बजाय एक अच्छे गुरु से बेसिक्स सीखना चाहिए। जैसे अभी जया जोगी जी ने बताया कि एक गुरु का हमारे लाइफ में होना इतना जरूरी है। ही कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट, ही हैज सो मच इन्फ्लुएंस ऑन द स्टूडेंट। अ स्टूडेंट, हाउ द म्यूजिक करियर शेप्स अप एंटायरली डिपेंड्स ऑन द गुरु। तो जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तभी उस स्टाइल की असली खूबसूरती समझ में आएगी। तो जैसे हम कोई नया लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले उसके ग्रामर समझते हैं, सिर्फ 2-4 वर्ड्स बोलने से लैंग्वेज नहीं आ जाती। सो वैसे ही कर्नाटिक म्यूजिक में भी पहले उसके बेसिक समझना बहुत जरूरी है। और ऑनेस्टली इस सवाल का और भी अच्छा जवाब जया जी दे सकती है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी म्यूजिक की इतनी बहुत सीनियर आर्टिस्ट है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जितना हम एक दूसरे के स्टाइल को रेस्पेक्ट के साथ सीखेंगे उतना ही हम खुद भी अच्छा आर्टिस्ट बन पाएंगे। एज इन एवरी स्टाइल ऑफ म्यूजिक यू स्टार्ट विद सारेगामापा, सो योर बेसिक स्वरांजलि हैज टू बी स्ट्रॉन्ग एंड देन यू गो ऑन। I mean, आपका रियाज एकदम पक्का होना चाहिए। Then you go to other steps, like you learn varnams, you learn kirtanams, you learn bhajans. So there are so many aspects to it. So it is like how you do your schooling from nursery to 10th. It is at every foundation you only after you are pakka in one particular case, only then you can progress to the other steps. So it is like that. So the finer nuances will come, but only if your roots are strong. So it is that way. Perfect. Yeah. अभिषेक, I would like to ask you, आप जैसे अपनी songs compose करते हैं, लिखते हैं, आपने आपकी one of the original compositions को IMA award मिला था
डिवोशनल कैटेगरी में, और अभी रिसेंटली IFP चैलेंज में भी आपका एक ओरिजिनल सॉन्ग गया है. So is it important according to you to not only create new music but also to take the product to such platforms that acknowledge your talent? मतलब कोई भी म्यूजिक का या फिर ट्रैक का प्रमोशन करना क्या जरूरी है, कि इज इट ओके टू जस्ट क्रिएट द म्यूजिक? See, first of all, thank you so much for this question. And what I think, क्योंकि अगर आप एक बहुत अच्छा कोई गाना बना रहे हैं आज के टाइम में, from the commercial aspect and from the promotional aspect as well, so the most important thing is to वो आपकी competition ज़्यादा पहुंचनी चाहिए. The reason why it should be reaching to the people, that they should be able to listen, first of all, that if you are a good artist, you are creating something good. So I believe that good things should reach out to the people in a good manner. So अगर वो लोगों तक पहुंचेगी नहीं, so they will not be able to gauge that particular good music. So इसके लिए आज के टाइम में जो भी आर्टिस्ट हैं, they should also focus on the distribution part as well, because आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, and at a time you can see, okay, ठीक है, ये सुनने वाले तो डेफिनेटली सुनेंगे, जो आपके फैंस है या जो आपके वेल विशर्स है, they will obviously wish you well for whatever you are doing in your life. But if you want to grow up as an artist, if you want to grow up as an artist, along with that your I would say commercial terms में हम हमारे गाने को प्रोडक्ट बोल सकते हैं. अच्छा, आइडियली गलत वर्ड है, क्योंकि सॉन्ग इज अ सॉन्ग, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट. और अगर कमर्शियल एस्पेक्ट में जाते हो तो इट बिकम्स अ प्रोडक्ट, दैट व्हाट यू आर हैविंग, सो दिस इज माय सॉन्ग. इट शुड रीच आउट टू द पीपल, एंड इन मॉडर्न डेज वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स which distribute online music. I take 2-3 names. So first is your Songer is also there. Plus, along with that, there are certain online distribution platforms. आज के टाइम में अगर आपने नाम सुना होगा, डिस्ट्रोकिट करके भी एक है, but it is not, but whatever the news I heard, it is not that much reliable, because कई बार ऐसा भी सुना है कि ये सब चीज़ों का डिसएडवांटेज भी होता है कि they sometimes सेल आउट इन अ डिफरेंट मैनर, उसमें कॉपी का भी चांस होता है. बट ये क्या रहता है, कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स जो रहते हैं जैसे ट्यून कोर है, तो ये क्या रहते हैं, आपके गाने का ISRC नंबर, विच इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर सॉन्ग, दैट इज इट इज कॉपीराइट, प्लस इट डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स देयर. तो जो भी आर्टिस्ट है, आई ऑलवेज प्रिफर दैट कि आज के टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन इज very much an important part of your particular song. Nakshi Swaralaichi, which is being curated in association with Infosys Foundation and Bharatiya Vidya Bhavan. Or I believe this is also, this is also celebrating your 75th birthday, right, ma'am? You please tell us all that you will perform, and how do you plan to design the event? And many of your senior disciples are also performing. Please tell us about it. Yeah, actually, Nakshi Swaralaichi. Nakshi is a Marathi word. Nakshi means design. Design, सुर और लय का ये टाइटल है हमारे प्रोग्राम का. उसमें हमारे 6 or 7 students will be performing my compositions in the beginning. So initially, actually, we were using only sitar, but one of my students, Swati, she suggested that this time we'll do something different. We'll also include, for some part, we'll include notes of flute. So I just thought, gave it a thought, and yes, I said, we'll do it. So we will be using flute as in few parts. Some notes will be played on flute, and we are using one particular composition as a curtain raiser. So they will be start with alap on sitar and flute, and when the rhythm starts, the curtain will open. So this is the basic idea. And then after that, the flow of program will go on. Then after that, there is I have named my compositions. So this Durga, in Rag Durga, it is Urja. Then in Rag Hamsadvani, it is Naigara.
वॉइस ऑफ महाराष्ट्र जीतना मेरे लाइफ के सबसे यादगार मोमेंट्स में से एक है। 2 साल लगातार ये अवार्ड मिला मुझे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एंकरेजमेंट था। तो मैं ऑनेस्टली ये नहीं कहूंगी कि उससे बहुत सारे स्टेज शोज मिले या कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन एक चीज बदली, वो था मेरा कॉन्फिडेंस। सो आपको जैसे पता है कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ बाय प्रोफेशन, तो कॉर्पोरेट लाइफ में ये कॉन्फिडेंस बहुत काम आता है। सो यू हैव मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, सीनियर लीडरशिप के सामने आपको अपनी बात रखनी है कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये ऐसे सब अवार्ड्स मिलता है, रिकग्निशन मिलता है, तो उसका असर हमारे बाकी वर्क लाइफ में भी पड़ता है। इतने सारे लोगों के सामने गा पाना, तो इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना, सो इससे कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस से मैं अपनी बात आगे रख सकती हूँ। और इसके बाद मैंने नोटिस किया कि मीटिंग्स में मेरे बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, या नए चैलेंजेस लेने का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ओवरऑल सेल्फ बिलीफ भी बढ़ता है। सो मेरे लिए ये अवार्ड सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, इससे मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया, और वो कॉन्फिडेंस मेरी म्यूजिक जर्नी के साथ साथ मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी आज तक मेरी हेल्प करती है। सो इट वर्क्स बोथ वेज। थे तो अभी जैसे ये डिजिटल स्टोरी टेलिंग पे काफी फोकस है और म्यूजिक कंपोजिशन पे, उस पे प्रमोशन पे आपने बात कहा, तो हम लोग जैसे हमारे एरा में व्हेन वी स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक, लाइक एजुकेशन हमारा था, सो वी वर लर्निंग फ्रॉम आवर टीचर्स इन आवर स्कूल, और मैं तो अपने घर पे ही सीख रही थी, मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं। बट नाउ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर लॉन्चिंग ऐसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स, एंड ये जरूरी भी है क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग जरूरी है। आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने भी सीखा, संगीत सीखा, अपना कीबोर्ड बजाना सीखा, एंड फिर आपने अपने म्यूजिक प्रोड्यूस करने शुरू किए, तो ये जो जर्नी है फ्रॉम एजुकेशन टू बीइंग एन एम्प्लॉयबल म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड सिंगर सॉन्ग राइटर, इसमें जो अपस्किलिंग करी आपने, वो सब कौन से टेक्निकल स्किल्स थे, वो आप प्लीज बताइए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एज यू टोल्ड दैट तालीम जरूरी होती है, जिसको हम बोलते हैं संगीत को सीखना जरूरी होता है। तो दुनिया में आप कोई सा भी म्यूजिक सीखेंगे तो आई बिलीव कि उसका बेस क्लासिकल म्यूजिक ही होता है। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद क्लासिकल म्यूजिक। मेरे जो गुरु है दिनेश भट्ट सर है, उन्होंने मुझे बचपन से यही सारी चीजें, हम मैं जैसे मैंने आपको पहले भी शेयर किया था दैट व्हेन वी वर लर्निंग म्यूजिक, 1 साल तक हमने सिर्फ एक अलंकार सीखा था। So many of them, like in today's generation, if people will ask कि यार 1 साल तक एक ही अलंकार, उसका क्या कारण है? तो उसके लिए हम लोगों ने कभी भी हमारे गुरु से सवाल नहीं किया कि सर आपने हमको एक ही अलंकार क्यों सिखाया, या दूसरा अलंकार कब सिखाएंगे। गुरु ने बोला है कि गुरुजी ने आज बोला आज इतना करना, हमने किया, एंड वी हैव नॉट क्वेश्चन। एंड उसका रिजल्ट ये रहा कि स्वरों पे हमारी जो 1 साल की पकड़ बनी वो आज तक बनी हुई है। तो बेस जितना आपका क्लियर होता है, उतना ज्यादा आपका जो म्यूजिक की जो जर्नी है वो आपके लिए थोड़ी इजी हो जाती है। नाउ कमिंग ऑन टू द कमर्शियल ट्रैक, नाउ क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट था अपार्ट फ्रॉम लर्निंग म्यूजिक, म्यूजिक बनता कैसे, आई ऑलवेज क्यूरियस सिंस माई चाइल्डहुड कि वो इंस्ट्रूमेंट कैसे बज रहा है, या ये लाइन इसमें ये कैसे ऐड हुई है। आउट ऑफ इंटरेस्ट आई स्टार्टेड लर्निंग द प्रोडक्शन पार्ट एज वेल, क्योंकि प्रोडक्शन एक it becomes an important aspect of every music कि जो गाना सिंगर गा रहा है वो बन कैसे रहा है। तो मैंने फिर धीरे धीरे करके उस सारी चीजों में अपने आप को इंडल्ज करना शुरू किया, एंड एवरीथिंग केम आउट ऑफ इंटरेस्ट। इफ यू आर हैविंग दैट इंटरेस्ट देन यू विल बी एबल टू लाइक गेज ऑन ऑल दिस टॉपिक्स। उसके बाद स्लोली स्लोली कुछ और लोगों से मैं मिला, देन फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स आई वेंट बैक टू मुंबई जाके इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलना और मिला जुला, और जैसा जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वैसा वैसा भी हम उतना सीख के खुद को ग्रो करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में इफ यू सी, तो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद वर्चुअल डीजे। इट्स अ वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर, मतलब किसी के भी कंप्यूटर में मिल जाएगा। और इवन आज भी जो आपके शादी पार्टी के बैंड्स होते हैं उसको गाड़ी में रख के जो स्पीकर बजाते हैं वो भी उसी का यूज करते हैं। इट्स वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर जहाँ से मुझे ट्रांजिशन म्यूजिक कैसे चेंज होता है, कैसे सिंक होता है, वो मैंने खुद से सीखा आउट ऑफ इंटरेस्ट।
Second one, which I use, one of my friends has given me Reason, which I am currently using. So Reason 9.5, it is the version of DAW, music production. So उसमें it's a very simple and user-friendly interface, and बहुत easily आप उसमें music आपका create कर सकते हैं. Third one, which is a very I would say very commercial software, जो अगर आप देखेंगे आज के टाइम में हिप हॉप म्यूजिक, रैप म्यूजिक और अदर प्लेसेस प्लस पंजाबी म्यूजिक में उसका यूज होता है, दैट इज कॉल्ड FL स्टूडियो, फ्रूटी लूप स्टूडियो जिसका नाम है. सो वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बीट्स बनाने में बहुत ईजी है. It's the user interface, it is so easy that you can just pick few things and start adding all these things. तो ये 3 बेसिक सॉफ्टवेयर जो मेरे पास अभी भी है. बस क्यूबेस होता है जो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत अच्छा होता है. क्यूबेस 4.4 से शुरू हुआ, अभी करंटली इट इज 20th वर्जन और 21st वर्जन इज कमिंग, इट इज ऑलरेडी देयर. बट मैं यूज क्यूबेस इसके लिए नहीं करता हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी हैवी सॉफ्टवेयर. वो आपकी रैम पूरी निचोड़ लेता है. और ये सारी एंड ऑल्सो ये सारे सॉफ्टवेयर यूज करके आप अरेंजमेंट भी कर लेते हैं यूजिंग मिडी फाइल्स और वेरियस इंस्ट्रूमेंटल साउंड. डेफिनेटली. देखिए मिडी इज समथिंग विच इज, अगर आपको मालूम होगा तो मतलब मिडी हम सुनते हैं, द फुल फॉर्म इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटेड डिजिटल इंटरफेस. तो कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट केबल के थ्रू कनेक्ट होकर जब सॉफ्टवेयर से बात करता है, या आपका जो इनपुट है वो वहाँ आउटपुट बनता है, दैट इज कॉल्ड मिडी, जिसको हम मिडी बोलते हैं. और उसी मिडी के थ्रू यू कैन प्ले लॉट ऑफ थिंग्स. जो वहाँ का इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ की प्रेस करोगे, सो ऐसे करके मिडी से यूज होता है. तो मिडी इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो देयर. और वही मिडी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आजकल मोस्टली जितने भी सिंथेसाइजर्स आते हैं सब में मिडी का फंक्शन आता ही है, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू लाइक इजीली अरेंज योर सॉन्ग. जो आपके सॉफ्टवेयर के जो टूल्स हैं या जो आपके टोन्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर में, जो फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लूट ले लूँ या अगर मैं हारमोनियम ले लूँ, अगर मुझे सॉफ्टवेयर में प्ले करना है, आई हैव टू यूज मिडी. दैट इज द ओनली वे to connect your, that is the thing. Yeah ma'am, and Dhanya, thank you so much for joining today. We are very happy to be with you. Definitely ma'am, and we are like blessed to have such artists with us, that such veteran and such talented artists like you and Dhanya. And with like on behalf of this ICA community, I would like to thank you both for joining us today. And the most important motive of this show, what we are creating, is to spread awareness towards the artist and also know what things they are doing and how you can inspire the other generation and other people as well. So this is the part of part of this show, Artist Khabre Azam. So we are coming up with this, and in the end, I would really want you to stay happy, stay safe, and brilliant idea. Actually, interaction amongst artists, it's a very brilliant idea. Good. Thank you, ma'am. Yes, thank you, Dhanya. So, Dhanya and Jaya ma'am, thank you. Thank you, Reshma. You and your team.